हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड। डिसीज़ ये बॉडी की एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें बॉडी ऑर्गन अफेक्ट होते हैं। ये कंडीशन टेम्पररी या फिर परमानेंट भी रह सकती है, डिपेंड है कि कौन सा डिसीज़ हुआ है। तो हमने आज तक बहुत से डिसीजेस हमारे इस चैनल पे डिस्कस किए हैं। आज भी हम बॉडी की एक सीरियस कंडीशन डिस्कस करने वाले हैं जिससे इंडिया में हर 5 मिनट में 1% डायग्नोस होता है, और वो कंडीशन है ब्लड कैंसर, जिसे ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। इंडिया में ब्लड कैंसर से हर साल 70,000 लोगों की डेथ होती है। तो आज हम इसी ब्लड कैंसर को डिटेल में जान लेते हैं। इस वीडियो में हम ब्लड कैंसर के टाइप्स, ब्लड कैंसर होने का कारण, इसके सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ल्यूकेमिया इज अ टर्म फॉर कैंसर्स ऑफ द ब्लड सेल। मतलब ल्यूकेमिया ये ब्लड सेल का कैंसर है और इसी कारण इसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। ये जो ल्यूकेमिया है, ये ल्यूकेमिया स्टार्ट होता है बोन मैरो के अंदर। अब बोन मैरो क्या है और इसका नॉर्मल फंक्शन क्या है, अभी हम ये जान लेते हैं। तो देखिए इस डायग्राम में ये है बोन का स्ट्रक्चर। तो बोन मैरो ये इस बोन के अंदर होता है। तो बोन मैरो ये बोन की स्पॉन्जी टिश्यू होती है। इनके पास हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं। ये हिमेटोपोइटिक ब्लड सेल को प्रोड्यूस करते हैं। अब ब्लड सेल कौन कौन से होते हैं, जो कि है वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। तो बोन मैरो में जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है वो 3 अलग अलग टाइप के ब्लड सेल को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो वाइट ब्लड सेल्स है इसे फाइटर सेल कहा जाता है, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आते हैं उन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम ये WBCs करते हैं। दूसरी जो ब्लड सेल है वो है रेड ब्लड सेल। ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। तीसरी जो ब्लड सेल है वो प्लेटलेट्स है, वो क्लॉटिंग के टाइम में हेल्प करता है। तो इन तीनों का अलग अलग फंक्शन है। बट ये तीनों जो ब्लड सेल्स है ये कहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं, ये प्रोड्यूस हुए हैं बोन मैरो के अंदर। और बोन मैरो की कौन सी सेल, जो कि है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, इन्होंने इन सारे अलग अलग ब्लड सेल को प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो ये इन जनरल बोन मैरो का फंक्शन होता है। बट in leukemia, bone marrow makes large number of abnormal cells. These problem most often happen with white blood cell. मतलब जब बोन मैरो एबनॉर्मल अमाउंट में WBC का प्रोडक्शन करते हैं तो बॉडी के उस कंडीशन को हम ल्यूकेमिया कहते हैं। ये एबनॉर्मल WBC जिसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है, ये अब ब्लड में गर्दी करेंगे। मतलब इसकी क्वांटिटी ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी और इसी कारण ब्लड प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया। अभी हम ल्यूकेमिया होने के कारण जान लेते हैं। सो कॉजेस ऑफ ल्यूकेमिया। Leukemia starts when the DNA of single cell in bone marrow changes or mutated. मतलब बोन मैरो के एक भी सेल का DNA अगर स्ट्रक्चरली चेंज हो जाता है या फिर DNA का म्यूटेशन हो जाता है तो पर्सन को ल्यूकेमिया हो जाएगा। मान लो ये बोन मैरो है, इस बोन के अंदर ये बोन मैरो है और इस बोन मैरो के पास ये एक हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है और इसका ये DNA है। ठीक है, अब हमें पता है कि ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल WBC प्रोड्यूस करेगी। बट अगर इस हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल का जो DNA है वो अगर म्यूटेशन कर दिया, अगर उस DNA ने म्यूटेशन कर दिया या फिर वो DNA एबनॉर्मल हो गया, तो इससे जो WBC बनेगी वो WBC भी एबनॉर्मल बन जाएगी। मतलब इस WBC में जो DNA आ जाएगा वो भी कैसे रहेगा, एबनॉर्मल DNA रहेगा। और जैसे जैसे ये सेल्स डिवीजन करते जाएंगे तो एबनॉर्मल WBC ये प्रोड्यूस होते जाएगी और उस कंडीशन को हम ल्यूकेमिया कहते हैं। मतलब जब हमारे बॉडी में अगर जो WBC है वो एबनॉर्मली प्रोड्यूस होने लगते हैं तो उस कंडीशन को कहा जाएगा ल्यूकेमिया। वैसे तो आपको पता होगा कि किसी भी सेल का जो DNA होता है वो सेल का इंस्ट्रक्शन कोड है।
जो सेल को कब ग्रो होना है, कैसे डेवलप होना है, कब मर जाना है, ये सारे इंस्ट्रक्शन डीएनए प्रोवाइड करता है। बट बिकॉज ऑफ म्यूटेशन और कोडिंग एरर सेल कीप्स मल्टीप्लाइंग। तो अगर कुछ सेल के अंदर वाला जो डीएनए है, अगर वहाँ पे म्यूटेशन हो गया तो वो जो सेल है वो एबनॉर्मली मल्टीप्लाई होती रहेगी। तो अगर मान लो ये एक म्यूटेटेड सेल है जिसके पास एबनॉर्मल डीएनए है, तो अगर ये म्यूटेटेड सेल है तो ये सेल डिवीजन के बाद म्यूटेटेड डीएनए ही पास करेगा उसके डॉटर सेल में। और अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी तो डॉटर सेल में म्यूटेटेड डीएनए पास होगा। तो ऐसे अगर बॉडी में डब्ल्यूबीसी एबनॉर्मल प्रोड्यूस हो जाएंगे तो उस कंडीशन को कहा जाएगा ल्यूकेमिया। The causes of these genetic changes is unknown। मतलब साइंटिस्ट को इस म्यूटेशन का कारण ही नहीं पता। सो इस वजह से ल्यूकेमिया का एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता है। बट म्यूटेशन के कुछ कॉमन कॉजेस हो सकते हैं, जैसे कि रेडिएशन या फिर कुछ इन्फेक्शन या फिर जेनेटिक कंडीशन, प्रीवियस कीमोथेरेपी, अगर किसी ने कीमोथेरेपी की है तो ये भी एक कारण हो सकता है ल्यूकेमिया का, या फिर केमिकल एक्सपोजर, स्मोकिंग। तो ऐसे कुछ कारण हो सकते हैं किसी को ब्लड कैंसर होने के। बट एग्जैक्ट कारण अभी तक साइंटिस्ट नहीं बता सके हैं ल्यूकेमिया होने के। वीडियो को आगे ले जाने से पहले हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं। देखिए, ये है बोन और इस बोन के अंदर रहेगा इसका बोन मैरो और इस बोन मैरो के पास रहेंगे हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। अब हमें पता है कि ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल 3 टाइप के अलग अलग सेल बनाती है, जो कि है डब्ल्यूबीसी, आरबीसीज और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये जो ब्लड सेल्स है ये बनने से पहले हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से 2 सेल बनेंगे। वो रहेंगे माइलॉइड स्टेम सेल और लिम्फॉइड स्टेम सेल। ठीक है, अब ये जो माइलॉइड स्टेम सेल्स है, ये माइलॉइड स्टेम सेल्स आगे जाके प्लेटलेट्स, आरबीसीज और डब्ल्यूबीसी के कुछ सब टाइप्स बनाती है। और लिम्फॉइड स्टेम सेल जो होती है ये टी सेल्स, बी सेल्स और एनके सेल मतलब नेचुरल किलर सेल्स बनाते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, बोन मैरो के पास जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है वो सबसे पहले माइलॉइड स्टेम सेल और लिम्फॉइड स्टेम सेल बनाते हैं और बाद में अलग अलग ब्लड सेल्स बन जाते हैं। तो अगर इस माइलॉइड स्टेम सेल के अंदर जो माइलॉइड स्टेम सेल इस डब्ल्यूबीसी को बनाने वाली है, अगर इस माइलॉइड स्टेम सेल का डीएनए अगर खराब हो जाता है या फिर म्यूटेशन वहाँ पे हो जाता है, तो इस माइलॉइड स्टेम सेल से जो इओसिनोफाइल, बेसोफाइल, मोनोसाइट्स जो बनेंगे वो एबनॉर्मल फॉर्म के बनेंगे। या फिर इस साइड से जो लिम्फॉइड स्टेम सेल्स है इसका जो डीएनए है वो अगर एबनॉर्मल हो जाता है तो इनसे जो टी सेल, बी सेल और एनके सेल्स बनेंगे वो भी एबनॉर्मल प्रोड्यूस हो जाएंगे और ऐसे पर्सन के बॉडी में एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसीज प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, ये डायग्राम अगर समझ में आ गई है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ल्यूकेमिया कितना फास्ट स्प्रेड होता है और ल्यूकेमिया सेल कहाँ से अराइज हुई है, मतलब माइलॉइड स्टेम सेल से अराइज हुई है या फिर लिम्फॉइड स्टेम सेल से अराइज हुई है, इसके बेसिस पे ल्यूकेमिया को क्लासिफाई किया गया है। तो ल्यूकेमिया का जो पहला टाइप है वो है एक्यूट ल्यूकेमिया। In this leukemia, cell divides rapidly and disease progress quickly। मतलब यहाँ ल्यूकेमिया सेल बहुत ही फास्ट डिवाइड होते जाएंगे और अगर इसकी ट्रीटमेंट नहीं की गई तो कंडीशन बिगड़ सकती है, जो पेशेंट रहेगा उसकी कंडीशन बिगड़ सकती है। इट इज़ मोस्ट कॉमन कैंसर इन चिल्ड्रन। तो ये चिल्ड्रन में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ल्यूकेमिया का जो सेकेंड टाइप है वो है क्रोनिक ल्यूकेमिया। It is slow growing, but it usually get worse over a long period of time। मतलब अगर किसी को क्रोनिक ल्यूकेमिया हुआ है तो कुछ सालों तक भी इसके सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि ये स्लो ग्रोइंग है। इट इज़ मोर कॉमन इन एडल्ट दैन चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये हुए ल्यूकेमिया के 2 टाइप। तो ल्यूकेमिया का सबसे पहला जो टाइप है वो है क्रोनिक ल्यूकेमिया, दूसरा रहेगा एक्यूट ल्यूकेमिया। अब इसके कुछ और सब टाइप्स रहेंगे, जैसे कि क्रोनिक ल्यूकेमिया का पहला जो टाइप रहेगा वो है क्रोनिक लिम्फोटिक ल्यूकेमिया, जिसे CLL कहा जाता है। दूसरा जो टाइप रहेगा इसका वो रहेगा क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, दैट मीन्स CML। और एक्यूट के फिर से 2 टाइप रहेंगे, एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया दैट मीन्स ALL और दूसरा रहेगा एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया दैट मीन्स AML।
तो ये हुए ल्यूकेमिया के टाइप्स। तो ये जो 4 सब टाइप्स हमने ल्यूकेमिया के पढ़े हैं, उन चारों सब टाइप्स के कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, जैसे कि कौन से एज ग्रुप को ये अफेक्ट करेगा, ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स समझने में बहुत ईजी है। अभी हम ल्यूकेमिया के सिम्टम्स जान लेते हैं, जो उसके टाइप्स पे डिपेंड है। जो क्रोनिक ल्यूकेमिया है उसमें अर्ली स्टेज में कोई भी नोटिसेबल सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक सिम्टम्स दिए हैं जो कि कुछ पेशेंट में दिखाई दे सकते हैं। तो ल्यूकेमिया के कुछ बेसिक सिम्टम्स कौन से हुए? पहला रहेगा फटीग एंड टायरिंग इजीली, मतलब जो पेशेंट रहेगा वो बहुत जल्दी थक जाएगा। देन रहेगा फीवर और नाइट स्वेट, उसको टेम्परेचर रहेगा और रात में उसको स्वेटिंग होगी। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, तो वो बार बार बीमार पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में जो WBCs है उसका प्रोडक्शन एबनॉर्मल हो रहा है और वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से पेशेंट बार बार बीमार होता जाएगा। नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, तो उसको ब्रीदिंग के समय प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसके स्किन का कलर चेंज हो सकता है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, उसका सडनली वेट लॉस हो सकता है। जॉइंट में उसके पेन हो सकता है, उसके जो लिम्फ नोड्स है वहाँ पे स्वेलिंग आ सकती है। तो ऐसे कुछ बेसिक सिम्टम्स जो ल्यूकेमिया का पेशेंट है उनमें दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा ब्रुशिंग एंड ब्लीडिंग इजीली इंक्लूडिंग नोज ब्लेड्स, ब्लीडिंग गम्स, अ रैश दैट लुक्स लाइक टाइनी रेड स्पॉट्स इन अ स्किन। तो कभी कभी कुछ पेशेंट्स में बॉडी पे रेड रैशेज भी आ सकते हैं या फिर नोज से ब्लीडिंग भी दिखाई दे सकता है। तो ये भी हम सिम्टम मान सकते हैं ल्यूकेमिया का। अभी हम देखेंगे ल्यूकेमिया को कैसे डायग्नोस किया जाता है। तो सबसे पहले डॉक्टर पेशेंट को फिजिकली चेक करेंगे, उसके सिम्टम्स जान लेंगे, उसका स्प्लीन, लीवर या लिम्फ नोड की सूजन चेक करेंगे, स्किन की जांच करेंगे और फिर कुछ टेस्ट रिकमेंड करेंगे, जो कि है कंप्लीट ब्लड काउंट, दैट मीन्स CBC। इसमें ब्लड सेल की एबनॉर्मल लेवल पता कर सकते हैं। अगर पेशेंट को ब्लड कैंसर हुआ है तो CBC टेस्ट में WBC काउंट नॉर्मल लेवल से ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है ब्लड सेल एग्जामिनेशन। इसमें ल्यूकेमिया सेल चेक की जाती है, मतलब जो एबनॉर्मल सेल्स है वो चेक किए जाते हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है बोन मैरो टेस्ट। इसके 2 टाइप्स है। पहला जो टाइप है वो है बोन मैरो एस्पिरेशन और दूसरा रहेगा बोन मैरो बायोप्सी। इन दोनों टेस्ट में बोन मैरो का सैंपल लिया जाता है। इसमें लॉन्ग नीडल बोन में इंसर्ट करके सैंपल लिया जाता है। जनरली जो पेल्विक बोन है वहाँ से बोन मैरो का सैंपल कलेक्ट किया जाता है। वो कैसे कलेक्ट किया जाता है? एक ऐसी बड़ी सी नीडल होती है, वो पेल्विक बोन में इंसर्ट करते हैं और वहाँ से बोन मैरो सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। इससे बोन मैरो में कोई एबनॉर्मल सेल है या नहीं ये चेक किया जाता है। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है इमेजिंग एंड अदर टेस्ट। इसमें चेस्ट एक्सरे, CT स्कैन, MRI इसकी हेल्प ली जाती है और पता किया जाता है कि बॉडी में कुछ एबनॉर्मल सेल है या फिर नहीं। नेक्स्ट जो टेस्ट रहेगी वो रहेगी लंबर पंक्चर्स, दैट मीन्स स्पाइनल टैप। इस टेस्ट में स्पाइनल फ्लूइड चेक किया जाता है। तो ये हुई सारी डायग्नोसिस की टेस्ट। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे इसके ऊपर की ट्रीटमेंट। सो ल्यूकेमिया की ट्रीटमेंट कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड है, जैसे कि आपका एज क्या है, आपकी हेल्थ और ल्यूकेमिया कौन से स्टेज पे है। तो इन सारे फैक्टर्स पे ल्यूकेमिया की ट्रीटमेंट डिपेंड होती है। कुछ पॉसिबल टेस्ट मैंने यहाँ पे दी है, तो वो है सबसे पहली वाली इम्यूनोथेरेपी। इसमें कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स देके बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट की जाती है। नेक्स्ट रहेगी रेडिएशन थेरेपी। इसमें एक्सरे के स्ट्रॉन्ग बीम्स टारगेटेड सेल पे भेजे जाते हैं टू किल ल्यूकेमिया सेल और टू स्टॉप देम फ्रॉम ग्रोइंग। तो वो जो एबनॉर्मल सेल है वो आगे जाके सेल डिवीजन ना करे, इसलिए वहाँ पे एक्सरेज भेजे जाते हैं। नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट है वो है टारगेटेड थेरेपी। इसमें मेडिसिन देके स्पेसिफिक कैंसर सेल पे अटैक किया जाता है। इस थेरेपी से नॉर्मल सेल को हार्म कम होता है। नेक्स्ट रहेगी कीमोथेरेपी। इट इज़ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ल्यूकेमिया ट्रीटमेंट। इसमें केमिकल का यूज़ करके कैंसरस सेल की ग्रोथ रोकी जा सकती है। नेक्स्ट है बोन मैरो ट्रांसप्लांट या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन।
इसे स्टेम सेल थेरेपी या फिर हिमेटोपोइटिक सेल ट्रांसप्लांट भी कहा जाता है। इस ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो पर्सन का बोन मैरो है वो मैच किया जाता है उसके फैमिली मेम्बर से। अगर फैमिली मेम्बर से उसका बोन मैरो मैच हो गया तो हेल्दी फैमिली मेम्बर से बोन मैरो लेके पेशेंट में डाला जाता है और पेशेंट में वहाँ पे नॉर्मली फिर WBC का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो ये भी एक ट्रीटमेंट होती है कैंसर की। उसके बाद है सर्जरी, तो सर्जरी भी हेल्प करेगी पेशेंट को क्योर करने में। और लास्ट है हार्मोन थेरेपी। तो ये कुछ बेसिक ट्रीटमेंट्स होते हैं ल्यूकेमिया को क्योर करने के। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक हुआ। आज हमने ल्यूकेमिया के कॉजेज, सिम्टम्स, उसके टाइप्स, डायग्नोसिस और फाइनली उसकी ट्रीटमेंट क्या है, वो सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपको हमारा ये आज का टॉपिक अगर पसंद आया है, समझ में आया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।